तो उसी में इवोल्यूशन। कल हम लोग बातें कर रहे थे बेटा कहाँ पे, इवोल्यूशन में बातें किए थे हम लोग, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन की बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, लैमार्किज्म देखा था, डार्विनिज्म देखा था, और बोलो म्यूटेशन थ्योरी देखा था। अब यहाँ पे लैमार्क और डार्विन के साथ साथ चलते चलते आप कहाँ पहुंच गए थे, बोलो म्यूटेशन थियरी। और म्यूटेशन थ्योरी में हमारे पास आए थे ह्यूगो डेवरीज ना। सवाल इस बात का है, इनको हम लोगों ने बर्बाद कर दिया था, इनको भी किया था और इनको भी कर दिया था, दोनों लोगों में लेकिन एक झगड़ा सा चल रहा था, ठीक। डार्विन और डेवरीज की बात आई थी, तो इसमें जो झगड़ा है उसके लिए एनसीईआरटी आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के दे रही है, और उसमें लिखा हुआ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन लिखा हुआ है। तो उसमें क्या बताया गया था वो देखना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। हुआ ये था कि डार्विन ने बेटा एक कॉन्सेप्ट दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट था। इनका जो कॉन्सेप्ट आया था उसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, इस नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरली फिट है, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, अगर वो नेचुरली फिट है तो उसी का होगा क्या, डेवलपमेंट सेट होगा वो नेचर के अकॉर्डिंग और एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग जब वेरिएशन आ रहा था किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कोई ओरिजिनल था, हमने लिया था मॉथ का कलर लिया था, उसने धीरे धीरे कलर को क्या किया, चेंज किया था। रेजिस्टिविटी ऑफ मॉस्किटो लिया था, उसने चेंजेस किया अपने अंदर। तो जो वेरिएशन आ रहा था, तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो कैसा है, डायरेक्शन वाला होता है। यहाँ वेरिएशन कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। ये बात यहाँ पे इन्होंने बता दी। डेवरीज भैया ने ये बोला कि यहाँ पे जो वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन हमारा कहलाता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के थ्रू ही वेरिएशन आ रहा है। सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीनोटाइप में चेंज हो रहा है अचानक, तो उसी को हम लोग बोलते क्या है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन से भी आ रहा था क्या, वेरिएशन। अब ये जो वेरिएशन होता है ये कैसा होता है, डायरेक्शन लेस होता है, डायरेक्शन लेस होता है। अब इस डायरेक्शन लेस के लिए इन्होंने एक दूसरा टर्म यूज किया, क्या नाम दिया इसको, रैंडम। रैंडम का मतलब होता है अपने अचानक हो जाना, है ना, अचानक तेजी से रैंडम कोई वेरिएशन आ रहा है तो उसे नाम दिया इन्होंने म्यूटेशन। अच्छा, इसके लिए इन्होंने एक नया नाम दिया था, क्योंकि ये सडन आता है। अभी मैंने बोला था सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जीनोटाइप, समझ में आ रहा है आयुष। तो सडन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जीन में परिवर्तन हो रहा है। तो वो जो परिवर्तन यहाँ पे है सडन हो रहा था, इसके लिए इन्होंने एक नया टर्म आपके सामने पेश किया था। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं इसको, नाम आया था साल्टेशन। और साल्टेशन को इन्होंने लिखा हुआ है वन स्टेप प्रोसेस किया हुआ है। यहाँ हमने आपको बताया था साल्टेशन वर्ड कहां से आता है, इसका मतलब लिंक करना है आपको। अब यहां से ये मत सोचना साल्ट प्लस टेशन, टेशन 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 लोग बोलते कहां, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है। अब देखो ध्यान से, अब यहां साल्टेशन का मतलब हो गया उछलना। क्या होता है, उछलना। तो अपनी भाषा में आप कह सकते हैं उछल कूद प्रक्रिया। क्या हुआ, उछल कूद प्रक्रिया। जैसे आप यहां से यहां जंप करते हैं, क्या होता है, ये साल्टेशन होता है। क्या कहलाता है ये, साल्टेशन। याद करिए, अच्छा याद नहीं करेंगे आप, आगे आपको बताऊंगा नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन।
तो ये नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन यहां से ऐसे होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चलता है। तो इसके लिए हम लोगों ने बोला था साइनेप्सिस होती है। और साइनेप्सिस के लिए यहाँ पे दूसरा टर्म यूज करते हैं, आप हो सकता ना यूज किए हो, फिलहाल आपको पढ़ाऊंगा। उसे कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। नाम क्या आया? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के अंदर का जो नर्व इम्पल्स था ये दूसरे के पास चला आया। देखने से बीच में गैप दिख रहा है, इसको भरा जाता है एक न्यूरोट्रांसमीटर से। इसकी कहानी को सीखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में, तब तक के लिए आप इंतजार करें। अभी आप इतना देखेंगे कि यहाँ का जो मैसेज था वो इसकी मेम्ब्रेन पर आ चुका है, इसी को बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। तो यहां से मैं ये वर्ड ले आया साल्टेशन समझाने के लिए कि यहाँ पे जंप कर रहा है कोई चीज, एक से दूसरे पे चला गया। तो वैसे वेरिएशन यहाँ पे जो दिख रही म्यूटेशन में, उसके लिए टर्म यूज किया साल्टेशन। रैंडम है, डायरेक्शन लेस होती है। समझ गए ना? डायरेक्शन लेस का मतलब क्या होता है, एक चीज याद आ रही है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं दिशाहीन। क्या कहते हैं? दिशाहीन। तो दिशाहीन अगर आप होते हैं तो कुछ आप नहीं हासिल कर पाते हैं। जैसे होता है ना कर्महीन, कर्महीन जानते हैं ना, कर्महीन नर कुछ पावत नाही। तो कर्महीन को कुछ मिलता नहीं है। नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रवेशंति मुखे मृगा, मतलब सोते हुए सिंह के मुख में कभी हिरन प्रवेश नहीं करता है ना। जैसे उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणिना मनोरथ है, परिश्रम से कार्य की सिद्धि होती है, सोचने से नहीं। अब आप सोचेंगे 5 मई को नीट का पेपर होगा, 720 में 720 आएगा, लेकिन आएगा नहीं। कब तक? जब तक हम किताब के पन्ने को छुपाते रहेंगे तब तक नहीं आएगा। बुक के पन्नों को फाड़िए और एक पेज को लेकर के लहराइए सुबह से लेके शाम तक। कभी आपको मैं बताऊंगा, पेज को फाड़ के एक एक पेज को सिखाएंगे, है ना। बुक यही फाड़ेंगे, एक एक पेज को निकाल करके उसको तोड़ेंगे। अभी फाड़ दे, अभी फाड़ते, रुको, पेज नंबर 115 को फाड़ेंगे थोड़ी देर में। अब देखो ध्यान से, अरे अगली साल नहीं, जाओ इस साल मेडिकल कॉलेज में, है ना। अब देखो ध्यान से, तो ये रहा कर्महीन की बात किया, तो वैसे दिशाहीन है ना। अब आपको नीट के लिए पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं, पढ़ना एनसीईआरटी है, अब पढ़ रहे हैं नोबल मुंशी प्रेमचंद, हाँ, तो नहीं हो सकता ना। तो आइए बेटा, यहां फिलहाल इन्होंने कहा क्या, डायरेक्शन लेस होता है, यानी कैसा है, डायरेक्शन इसकी पता ही नहीं है और रैंडम भी हो रहा है। नाम क्या हो गया, म्यूटेशन। यही बात को बता रहा था इस पैराग्राफ पर, जिसमें लिखा था मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ये बता रहा था कि जैसे डार्विन ने अभी तक कंपेयर किया था कल वाले क्लास में, और उसके पहले लैमार्क ने बताया, तो वो धीरे धीरे करके इन लोगों ने बताई, तो एक मैकेनिज्म हो गई थी, क्रिया विधि थी। बात समझ गए? और उसी पे नहले पे दहला मार दिया किसने, ह्यूगो डे व्रीज ने बता दिया म्यूटेशन से हो रहा था ऐसा। अब समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब ले चलते हैं आपको एविडेंस फॉर इवोल्यूशन पे। तो ये नया टॉपिक आपके सामने है, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। वो कौन कौन से प्रमाण होते हैं? लोग कहते नहीं है कि किसी काम के लिए लोगों को प्रमाण देना पड़ता है ना, हर काम के लिए लोगों को प्रमाण देना पड़ता है। भगवान राम से भी लोगों ने प्रमाण मांग लिया था, है ना। माता सीता जी के लिए वहां भी लोगों ने प्रमाण मांगा। एक उसने कहा कि क्या गारंटी है सीता जी पवित्र लंका से वापस आई। तो जब वहां प्रमाण था और देना पड़ा उनको। अब सवाल इस बात का है, वैसे ही प्रमाण यहां भी आ रहा है। तो इवोल्यूशन हो रहा है, तो इवोल्यूशन में भी प्रमाण लाना पड़ रहा है आपको, कि हम लोग जो कर रहे थे, डार्विन ने किया, लैमार्क ने किया, तो इसका कोई प्रमाण भी था।
तो आइए उस प्रमाण की बात करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं इवोल्यूशन में। तो यहाँ पे पहला प्रमाण हम लोग ले आते हैं एविडेंस का, जिसमें हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल, तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ था, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे, बहुत अंदर नहीं जाना है आपको। लिखा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में बेटा एक चीज आपको बताएं, कुछ दिन पहले की बात याद करो, हम लोगों ने टेक्सोनॉमी पढ़ा हुआ था। और टेक्सोनॉमी में पढ़ा हुआ था, जानते हो क्या, सभी फाइलम पढ़े हुए थे और यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर गए हुए थे। याद करिए, प्रोटोजोआ से लेकर के तो प्रोटोजोआ पोरीफेरा याद है सबको। हाँ, तो अब सवाल यहाँ पे है कि प्रोटोजोआ से लेके कॉर्डेटा तक कैसे कैसे लोग बने हुए थे, इसको सोचना पड़ेगा। तो सोचो, प्रोटोजोआ का बच्चा जो होगा, कोई तो होगा ना इसका बच्चा, जो भी होगा, और यहाँ पे कॉर्डेटा का होगा। तो अब सोचो यहां से निकालेंगे कैसे आंसर। प्रोटोजोआ के बाद आएगा पोरीफेरा और फिर यहाँ पे आएगा सीलेंट्रेटा और इसके बाद एक आएगा टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद हमारे पास एक है, क्या जानते हो, प्लेटीहेल्मिन्थेस। बस अब प्लेटीहेल्मिन्थेस से निकाल ले अगर आंसर, तो यहां से आएगा डायरेक्ट, लिख लो कॉर्डेटा। मैंने नाम क्यों लिखा है मैं इसको भी आपको बता दूं। सवाल ये यूनिसेलुलर है, इसको बंद कर दो यहां से। मल्टीसेलुलर है, कुछ हद तक काम आएगा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा की बात करते हैं। यहां से इनके लिए हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था, उसका नाम होता है डिप्लोब्लास्टिक। हाँ, एनिमल। और अब सवाल आएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकारोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। समझ गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक। किसी की समझ में नहीं आया? अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? हाँ, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है और यहाँ पे 2 जर्म लेयर होती है। तो 3 जर्म लेयर का मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अब आपको मैं बताऊं, आपने बचपन में सुना होगा एक मेल गैमीट होता है, एक स्पर्म और ओवम होता है। दोनों मिलते हैं तो बेटा क्या बनेगा, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिएगा, इस जाइगोट में एक स्टेज आती है, उसका नाम होता है मॉर्यूला। मॉर्यूला याद है? मोरस अल्वा याद आ गया। तो मॉर्यूला स्टेज हो गई, मलबरी की तरह दिखती थी, सहतूत की तरह दिखने वाली। मॉर्यूला से एक दूसरी स्टेज आती है, उसका नाम आप बोलेंगे ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला से एक दूसरी स्टेज आती है, उसका नाम होता है गैस्ट्रूला। अब गैस्ट्रूला के अंदर में आप देखेंगे जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहां जो जर्म लेयर आएगी, वही जर्म लेयर की बात करेंगे, एक्टो, मीजो, इंडो। आ गया ना? तो जो देख रहे हैं आप जरा सोचिएगा, क्या प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो ट्रिप्लोब्लास्टिक रहा होगा एम्ब्रियो, उस समय जो जर्म लेयर थी वैसे ही तो जर्म लेयर हमारे यहां भी होती है। तो सिमिलरिटी दिखती है यहां पे। तो जैसे हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, तो यहां जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लगभग एक समान सा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। तो चेंजेस कैसे आए, परिवर्तन कैसे आया, वही हम लोगों को यहाँ पे सीखना था। उसको हम सीखेंगे दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप हमारे पास आ रहा है, जिसमें एक साइंटिस्ट पैदा हुआ था जिसका नाम था वॉन बेयर। नाम नहीं सुना आपने? वॉन बेयर ने एक लॉ दिया था, उसे कहते थे बायर्स लॉ या बेयर्स लॉ। उस लॉ से क्या पता चलता था
कि अपना एम्ब्रियो दूसरे के एम्ब्रियो से कैसे सिमिलर होता है, या हम किसी दूसरे से पैदा हुए हैं तो हमारे एंसेस्टर बाप कैसे रहे होंगे, है ना। वही यहाँ पे ये बताने का काम कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, नोट कर लो इसको ना, लिखते चला करो साथ में, जिससे रुकना ना पड़े हम लोगों को। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आगे तुम लोग कुछ नहीं आता। ये जिंदगी है मौत की। जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, मॉरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला यहाँ पे आएगा, गैस्ट्रुला से एग्जाम लेयर बन के जन्म सेक्टोमेक्टो और एंडो बन गया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये बन गए थे। अब इनके एम्ब्रियो जो होते थे वो इक्वल दिखाई पड़ते थे, डेवलपमेंट कराया गया था, वो डेवलपमेंट दिखाया भी जाता है, लेकिन दुख की बात है अपने यहाँ ये सब चीजें लिखी नहीं है इस समय। पढ़ाने का मतलब क्या होगा, अरे वाह ज्यादा हो जाएगा। तो देखो यहां से चलते हैं आगे। वो भैया आए, कौन से आए जानते हो, वॉन बेयर की बात करते थे। तो वॉन बेयर जो आए उन्होंने कहा, और जानते हो उनको हम लोग बोलते क्या है, वो है फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे उनको, वॉन बेयर। यहां से ऐसे देखें, वॉन बेयर, तो ये हो गए फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। चलो ध्यान से, एम्ब्रियोलॉजी मींस क्या होता है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की स्टडी कैसे किया इन्होंने, इन्होंने कहा बेयर्स लॉ दिया था, इन्होंने दिया था क्या, स्टेट्स बेयर्स लॉ। अब यहां से बेयर्स लॉ या रिकैपिटुलेशन थियरी नाम आता है, उसको दिया था। बोला था जो एम्ब्रियो होता है वो स्पीसीज का जो है वो लगभग सिमिलर होता है, और वो अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर को रिपीट करता है। क्या करेगा, रिपीट करता है। इन्हीं के स्टेटमेंट को जो है, इनके स्टेटमेंट को क्या कहा गया, इन्होंने कहा था, लिख देते हैं यहां से, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म repeats their ancestral character during embryonic stage। कैसे इसको सिद्ध करेंगे यहां देखना होता है। हैकेल ने इनकी बात को मॉडिफाई कर दिया था, तो यहां से मॉडिफाइड किया किसने किया, हैकेल्स ने दिया। तो उसे कहते थे एक लॉ, उसे नाम आया बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ, या नाम आता है रिकैपिटुलेशन थियरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, या इसका नाम होता है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये पूछा जाता है आपसे, तो दोनों याद रखेंगे, बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थियरी या ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब क्या होता है, ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब हम लोग याद रखेंगे एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक स्टेज, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे एंसेस्टर की बात करेंगे, एंसेस्टर की बात करते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज पर एंसेस्टर के कैरेक्टर को रिपीट करता है तो उसी को बोलते क्या है, बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहते हैं। समझ गए ना, किसने दिया था इसको, इसको सबको देने वाले का नाम था क्या,
याद रख लेंगे, इनको देने वाले का नाम था गिवन बाई हैकेल, HAECKEL, हैकेल की बात करते हैं। अर्नेस्ट हैकेल ने कहा था यहाँ पे ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। मतलब क्या हुआ? ऑन्टोजेनी मतलब एम्ब्रियो रिपीट करेगा किसके कैरेक्टर को? एंसेस्टर के कैरेक्टर को। कैसे करेगा अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। पहले समझिएगा, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। फाइलो फादर, फा से फादर है ना, पिता, पिता। तो पिता मतलब एंसेस्टर, तो एंसेस्टर के कैरेक्टर को रिपीट करेगा हमारा एम्ब्रियो। इसका मतलब क्या होगा जरा सोचिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बड़ा प्यारा सा, बहुत पहले हमने आपको समझा रखा था, हो सकता आपको याद हो। फिश की बात करते थे, है ना, नाम सुना होगा। अब फिश का जो बच्चा है उसे नहीं देखना है, आपने देखा होगा FARAM, ये आराम का मामला है। कौन सा आराम चाहिए? हे फॉर एम्फीबिया, याद आया? आर से रेप्टिलिया, और ए से आया एप्स, और एम से आया मम्मा। ये आ गया ना। जरा सोचो, यहां से हम लोग ये देख रहे थे, ये जो फिश है ना, ये फिश कहाँ रहती है? मछली जल की रानी है। कहाँ रहती है? और जीवन उसका पानी है। क्यों है? गिल्स है। ये गिल्स जो है मछली का, ये पानी की जो ऑक्सीजन होती है उसको यूज करती है। अब ये मत बोलिएगा भैया पानी ऑक्सीजन पैदा करता है, समझ गए ना? पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली रहती है, तो अगर हम पानी पीते रहे तो हमको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं है? पक्का नहीं है? पी के देखो। अच्छा, गिल्स नहीं है, लगवा लिया जाए ना, ट्रांसप्लांट करवाएं मछली वाला, नहीं लगेगा? यही कटवा लगवा लो। रिसेप्शन वाली को भी चेंज करते रहते हैं। कह रहे रिसेप्शन जो मछली उछली रहती ना, सब रिसेप्शन वाली को चेंज करते रहते हैं। अरे तुम बहुत तेज हो, वही देखते करोगे तुम। मशीन होती है वो एकदम ऑक्सीजन को लेवल करती रहती है। हाँ, अब देखो ध्यान से, वापस आओ। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे बच्चा एक बार, जानते हो कहाँ? जब कभी आपको बताएंगे, एक टॉपिक आएगा छोटा सा आपके पास, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, और उसमें आता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं BOD। और स्टार्टिंग में क्या होता था, जब एरोबिक वहां पे होता था, कंसंट्रेशन यहाँ पे फ्लॉक्स यूज करते थे, तो ये बाहर से ऑक्सीजन यूज करते थे, उससे पहले इसके अंदर की ऑक्सीजन को यूज करते थे, समझ गए? तो वाटर में ऑक्सीजन होती है, ये बात बता रहा है। तो फिशेज जो होती हैं वो भी ऑक्सीजन लेती हैं, वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन, और उसमें कहां से आती है? पानी में ऑक्सीजन कहां से आती है? हम फूंकते हैं क्या? अरे अंदर एल्गी नहीं है, प्लांट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन वहां पे डिजॉल्व है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को फिश रेस्पिरेशन में यूज कर रही है। मस्त मस्त टॉपिक है, आपको फिर मिलेंगे इनके साथ, तब तक आप इंतजार करें इसी चैनल पर। यहाँ देखते हैं मछली, तो मछली जल की रानी थी, इसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए, वाटर की ऑक्सीजन लेगी, ये इसका गिल्स कह रहा है। हे भैया, ये आपके पास एम्फीबिया है। याद करिए हम लोग एक चार्ट बनाए थे वहां पे कॉर्डेटा का, और कॉर्डेटा के चार्ट में याद आ रहा है वर्टिब्रेटा था,
एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा, क्रेनिएटा को वर्टिब्रेटा कहते थे। एक क्रेनिएटा में ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता था, उधर वर्टिब्रेटा हो गया था। फिर एक क्रेनिएटा को हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए थे, कौन कौन सा था, यूरोकॉर्ड और सिफेलोकॉर्डेटा। फिर क्रेनिएटा को हम लोग तोड़े थे वहां पे कौन कौन से पार्ट में, एक ग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा, एक ग्नेथोस्टोमेटा साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्टेकोडर्मी। ग्नेथोस्टोमेटा में आ गया आपके पास पाइसेस और टेट्रापोडा, पाइसेस में आपके पास फिशेज आ गई थी कॉन्डिथिस और ऑस्टिकथिस, टेट्रापोडा में आपके पास आराम आ गया था एम्फीबिया रेप्टाइसेप्स। पूरा रिवाइज करा दिया मैंने। अब सोचो यहां से इसका जो बच्चा पैदा हो रहा है, यहां हमने एम्फीबिया का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसे कहते हैं लो फ्रॉग, है ना। अब इसको फ्री रिकॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट मत बोलना, नहीं तो पढ़ा डंडल आ गए आपके पास, क्या कहे। हाँ, तो अब सोचो यहां से इस फ्रॉग का एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम लार्वा है। तो टैडपोल लार्वा फ्रॉग का होता है, किंगडम एनिमैलिया बहुत बढ़िया से आपको तैयार करवाया था। भगवान कसम अगर आपको सही सही याद रहेगा तो आप सही सही के 4-5 क्वेश्चन सही कर लेंगे नीट में। अब इवोल्यूशन में भी 2-3 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं। इस वाले टॉपिक में एविडेंस से एक सवाल आता है, अक्सर आता है एक क्वेश्चन। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी अच्छी एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं। समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ये जो टैडपोल है ना भैया, ये टैडपोल कह रहा है हम भी जल के राजा हैं। कहाँ के, जल के राजा हैं। और अब सोचो हमें भी चाहिए क्या, गिल्स। हमारे पास भी गिल्स है और हमारे पास भी क्या है, टेल है। तो सोचो टैडपोल इससे सिमिलरिटी पैदा कर रहा कि नहीं पैदा कर रहा। लेकिन इस टैडपोल का जो बाप है इसके पास क्या नहीं है, दोनों, बाप के पास टेल गायब हो गई है। ऐसा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्रॉग का, लेकिन दुख है ही नहीं। उसमें एक क्लासिफिकेशन में क्लास था इसका भी, कॉर्डेटा, उसमें टेल वाले थे। तो टेल वाले एम्फीबिया भी आपके पास थे, भूल गए क्या। अरे फ्रॉग नहीं कटा, लेकिन फ्रॉग का जो क्लासिफिकेशन क्लासेस था वो नहीं है अपने यहाँ, लेकिन टेल वाला फ्रॉग है आपके पास। अब सोचो कि जब टेल वाला फ्रॉग था लेकिन सब में नहीं था, तो जो टेल वाला फ्रॉग था वो किसके लगभग बराबर रहा होगा, फिश से समान। थोड़ा सा धीरे धीरे करके मेटामॉर्फोसिस हुई तो टेल उनका गायब हुआ। इसकी टैडपोल की टेल मेटामॉर्फोसिस से गायब होती है। अब आप बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, अरे शाबाश, लार्वा से एडल्ट बन गया तो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। वो भी एक एग्जांपल देगा आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का, कौन सा, मेटामॉर्फोसिस। तो याद रहेगा इसकी टेल गायब होगी। अच्छा हम पूछे आपसे कि लार्वा, यहाँ टैडपोल है, टैडपोल में मान लो ये टैडपोल की टेल दिख रही है, तो ये टेल जो है इसकी चली जाएगी। जब ये फ्रॉग में कन्वर्ट होगा, तो फ्रॉग में कन्वर्ट होगा, टेल इसकी चली जाएगी बेटा। इस टेल के अंदर जो स्टोर्ड मटेरियल होता है फूड का, वो फूड मटेरियल इसका कहां चला जाएगा, यूज हो जाएगा। अरे छोटे से बड़े बनने के लिए एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, तो फूड यहाँ पे टेल इसकी जो होती है वो यूटिलाइज हो जाएगी और टेल समाप्त हो जाएगी। फाइनली दिस टैडपोल कन्वर्टेड इनटू फ्रॉग। तो फ्रॉग का बच्चा टैडपोल और टैडपोल का बाप, असली बाप कौन है इसका, समझ गए ना। तो फिश से पता चला कि यहाँ पे एक दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक बन रहा था ना, जोड़ने वाला बन रहा था। तो सोच लो यहाँ पे इसके कैरेक्टर इससे मैच करते हैं। तो इन्होंने ऐसे ही बोला कि कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियो की जो स्ट्रक्चर होती है या एम्ब्रियो के जो लक्षण होते हैं वो जिससे मिलते हैं वही हमारा एंसेस्टर होता है। समझ गए ना, कौन नहीं समझा। तो सबकी समझ में अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे, दिल की बात है, देखो ध्यान से।
कभी आपने सुना होगा, है ना, दिल। ये दिल, दिलों में होते हैं क्या, चैम्बर। तो जरा हम देखें इनके चैम्बर की बात। तो चैम्बर में आपके पास कुल कितने चैम्बर होते हैं, किसमें कितने चैम्बर। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं छोटा सा, फट्टू Ar3BM4। अब आप ये मत सोचिएगा ये क्या होता है, यहाँ पे फट्टू नहीं, फिश के कितने हैं, तो फिश के दो चैम्बर होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। फिश वाले में दो चैम्बर, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर। एक एक्सेप्शन यहाँ पे आया था, क्रोको, सबको पता है बच्चों वाला, इसमें 4 चैम्बर आया हुआ था। बर्ड और मैमल्स में कितना आया, 4 चैम्बर आया। इसका मतलब सोचो कि जैसे जैसे एनिमल आगे बढ़ता जा रहा था ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे दिल में चैम्बर की जगह भी बढ़ती जा रही थी। इसके पास 2 ही थे, छोटा दिल वाला था, ये वाला बड़े दिल वाला। अरे इससे बड़े हेयर वाले दिल वाले हैं, और हमसे भी बड़ा दिल वाला एक है। अरे नहीं, कहे ऑक्टोपस कैसे हो जाएगा, कॉकरोच भैया है। कॉकरोच को देखोगे ना तो उसके उसमें कितने चैम्बर है, 13 चैम्बर का हार्ट होता है। हमारी मसल कार्डियक मसल होती हैं, उसकी मसल एलरी मसल होती है। कौन सी मसल, एलरी मसल होती है। ये कॉकरोच के दिल की बात है, तो अपने से तुलना मत करना, खतरनाक जानवर है वो। आइए वापस आए, लिख लिया भैया अंकित। अब आगे चलते हैं। ये तो हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी कर रहे थे, तो कैसे कैसे हो रहा था, यहाँ पे चेंजेस आपने देख लिया है। अब जरा सोचो, एविडेंस, दूसरा एविडेंस ले आते हैं। कुछ समझ में आया, एविडेंस क्या कह रहा था। एक नया एविडेंस आपके सामने आ रहा है, उससे बोलते क्या है, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। पहले समझ लो, फिर एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम भी करवाएंगे आज। अभी उठाते हैं एनसीईआरटी को भी। यहाँ पे क्या है, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। देखो एनाटॉमी का मतलब जानते हैं, बहुत पहले आपको बताया था, हमारे पास एक टर्म होता था जिसका नाम होता था फिजियोलॉजी। किसको किसको पता है, अब आप सोच लो, जो नहीं जानते उनको बता दें। इस फिजियोलॉजी के 2 बच्चे पैदा हुए थे, एक बच्चे का नाम एनाटॉमी था और दूसरे का नाम मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब जानते हो, यहां से आ गया मॉर्फ। अब मॉर्फ मीन्स होता है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, रूप होता है। तो जिसका रूप देखें आप, बाहर से देखेंगे, तो अगर बाहर से स्टडी कर रहे हैं देखकर, तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मेंडलवा ने एक एक्सप्रेशन दिया था वहां पे, नाम क्या था उसका, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, रेशियो ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते थे उसको, फिनोटाइपिक रेशियो। अंदर की बात चलो, जेनेटिक के पास चलते हैं। अगर स्टडी करते हैं यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर की, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, तो चलो इंटरनल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक आती है बेटा होमोलॉजी और दूसरी आती है एनालॉजी। इसी को आपको देखना है, होमोलॉजी और एनालॉजी। इसके लिए होमोलॉजी जो है एक प्रोसेस है, विधि है, और इस विधि में हम लोगों ने यहाँ देखा है एक ऑर्गन होता है, जो लोग ऐसा शो करते हैं उनको बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। समझ गए, नहीं समझे, होमोलॉगस ऑर्गन को प्रेम से बोलो समजात अंग कहते हैं। क्या यार, समजात। हाँ, यहां से क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन।
इसे कहते हैं समवृत्त अंग। जाने तो हिंदी इसे बता दे रहा हूं, समवृत्त अंग कहते हैं यहां से एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन। तो जिनको समझ में आता है वो जान जाए, जो नहीं आता उसको मिटा दें। ऐसे हमें काम है किससे? होमोलॉगस से। सम मीन्स बराबर, है ना। इसका मतलब किसी न किसी जगह पे ये भी बराबर होगा, किसी न किसी में ये भी बराबर होगा, तो बराबरी कर लो देख ध्यान से। ये जो बराबर होते हैं ना भैया, इनकी जो ओरिजिन होती है एंड स्ट्रक्चर ये सेम होती है, और इनका जो फंक्शन होता है यही अंतर होता है। तो फंक्शन जो होगा वो भैया डिफरेंट होगा। तो ऑर्गन विच ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन। समझ गए? एंड दियर प्रोसेस ऑफ शोइंग दिस प्रोसेस कॉल्ड होमोलॉजी। इस तरह की घटना को शो करने के लिए हम लोग बोलते क्या है? होमोलॉजी बोलते हैं। अब आप सोचिएगा, होमोलॉगस ऑर्गन की बात किया तो यहां पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल लें जो आपको आसानी से समझ में आ जाए? तो हमारे पास क्या है? हाथ है ना। तो हमारे हाथ में क्या होती है? बोन्स होती हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या? फोर हैंड ऑफ ह्यूमन की बात कर लिया है। ह्यूमन, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है चीता, और क्या लिखा हुआ है यहां पे? बोलो। हॉर्स की बात कर लिया है, तो यहां से हॉर्स की बात कर लेते हैं। अगर ये आ जाएगा तो भी आ जाएगा। बैट की बात कर लिया है, वेल की बात कर लिया है। तो अब आप सोचो, इन सब की बातें करें तो आपको एक चीज याद होगी। हमारे हाथ में, ऊपर आएंगे थोड़ा सा बेटा, नोट किए हो? अब ऊपर आ रहे हैं, यहां से हमारे पास जो फोर हैंड आ रहा है, तो फोर हैंड की बात करते हैं। अब सोचो, आगे वाला हाथ है, आप बोलेंगे पीछे वाला हाथ, तो वो हमारे पास लेग हो जाएगा। तो अब सोचो, लिम्स जब होते हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्स होते हैं। फोर लिम्स का मतलब आगे वाला पैर, हाइंड लिम्ब मतलब पीछे वाला पैर। तो सोचिएगा ध्यान से, ह्यूमन में हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आई जिसका नाम था ह्यूमेरस। ह्यूमरस बोन होती है, और फिर क्या होता है? रेडियस होती है, फिर क्या होता है? अल्ना होती है, और होता है कार्पल्स होता है, और क्या होता है? मेटाकार्पल्स होता है, और फैलेंजेस होते हैं। नोट करेंगे यहां से कितने होते हैं? ये 1 है, 1 है, 1 है, 8 है, 5 है, और 14 होता है। फॉर्मूला याद कर लो, 1 1 1 8 14 और 5 14 हो जाएगा। कोई टेंशन है? समझ गए? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटा कार्पल्स। समझ गए? अब बची हमारे पास क्या? फैलेंजेस बची है, यहां से उंगलियां। ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा। कहां पढ़ेंगे जानते हो? अभी यहां तो दे दिया गया, एक्चुअली इवोल्यूशन लास्ट में पढ़ते हैं तो ज्यादा मजा आती है, बट टेस्ट शेड्यूल में था तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो चलिए, अंत में पढ़ने से क्या होता है, कई चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो जब सारे चैप्टर पढ़े होते हैं तो पढ़ने में और आसान हो जाता है। बट टेस्ट शेड्यूल आ गया, तो जब आ गया तो भाई पढ़ाना ही पढ़ाना है। देखो ध्यान से, 1 1 1 1, ये आप जाएंगे 11th की एनसीईआरटी को, आज आप घर पे उठा लीजिएगा। तो 11th में आपको मिलेगा क्या? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आपको मिलेगा पेज नंबर 226। तो जब पेज 226 पे जाएंगे तो सबसे ऊपर बाई साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड पे, एक फिगर भी बना है और ये बातें भी लिखी गई हैं, और ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। समझ गए ना? कोई समस्या है? पक्का? चलो वापस आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये दिख रहा क्या?
होमोलॉजी। अब जरा सोचिएगा, क्या सोचोगे? होमोलॉजी में दिख रहा था कि यहां से ओरिजिन हो रही थी, तो ओरिजिन एक जगह से हो रही है ना, मीजोटर्म से होगी, लेकिन ये लोग अलग अलग दिशाओं में चले जा रहे हैं, फंक्शन इनका अलग अलग होता चला जा रहा है। तो ऐसे केस में ये लोग जा रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, काम कर रहे हैं अलग अलग, तो उस तरह से ये एक इवोल्यूशन को शो करते हैं। उस इवोल्यूशन का नाम होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। कौन सा इवोल्यूशन होता है? तो यहां कहीं लिख लो, जहां लिखे थे होमोलॉजी, तो होमोलॉजी शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, नोट कर लो यहां से, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। सिखाऊं कैसे होगा? नहीं, देखो डाइवर्ज मीन्स होता है फैलना। लाइट पढ़े हो? हाँ लाइट तो पढ़े होगे, वहां पे क्या होता है? फैलना। फैलना मीन्स होता है क्या? एक जगह से दूसरी तरफ निकल जाना। तो ये लोग अपने फंक्शन को अलग अलग करते जा रहे हैं, इसी कहते क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऐसे ऐसे कहते हैं। ओरिजिन इनकी सेम हो रही थी। अब आपके पास आ रहा क्या? बोलो, एनालॉजी की बात करते हैं भैया। एनालॉजी मतलब यहाँ पे जो ऑर्गन होगा उसका नाम होगा क्या? एनालॉगस ऑर्गन। जस्ट इसी का उल्टा कर दो, ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम थी ना, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंट था, यहाँ पे फंक्शन सेम कर दो, ओरिजिन स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दो। तो यहां से क्या कर सकते हो? ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दो और फंक्शन जो है सेम कर दो। ऐसे में क्या होता है? एनालॉगस ऑर्गन हो जाएगा, कोई टेंशन। तो एनालॉगस ऑर्गन मतलब क्या होगा? ओरिजिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन इनका सेम हो जाएगा। सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। समझ गए? इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना? तो इस पर जो क्वेश्चन था वो 2 बार आया हुआ था, ईयर 2020 में और 2024 में। और वो जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन थी। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसको देख सकते हैं, पेज नंबर 115 पे दिखाएं। लाओ बच्चा, तो अब देखो ध्यान से, यहां से एनसीईआरटी है, 115 पे आएंगे और उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये क्वेश्चन था कि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, किसका किसका नाम आया? फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स। अब आप सोचेंगे फ्लिपर क्या होता है? चलने के लिए वहां पे होता है, पानी को मूव कराएगा, तो वहां पे फ्लिपर्स है। पेंगुइन्स का फ्लिपर और डॉल्फिन का फ्लिपर जो होता है, ये कैसे हो गए हमारे पास? एनालॉगस ऑर्गन हो जाते हैं। कैसे हैं? एनालॉगस ऑर्गन हो जाते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन जो शो करेगा वो किसको शो करता है बेटा? एनालॉजी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बहुत मजेदार चीज है और बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है बेटा इससे, यानी होमोलॉगस ऑर्गन या एनालॉगस ऑर्गन, उसमें से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। तो ये बात आप याद रख लेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। और एग्जाम्पल में आपके फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स हो जाता था। और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे गए हैं, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। अब आप सोचो, आंख का काम क्या है? देखना, दुनिया जानती है। ऑक्टोपस देखे हो? ऑक्टोपस तो देखा होगा, अरे मोलस्का का मेंबर होता है ऑक्टोपस, कौन नहीं देखा होगा? केकड़ा देखे हो? और कहा है वो? उसी को ऑक्टोपस। केकड़ा खाते हैं लोग, हाँ, उसको पकड़ करके उसकी, अरे ऐसे बदनाम मत करो, चाइना वालों खाते हैं, खाने दो। यहाँ भी खाते हैं, अपने यहाँ तो बहुत लोग खाते हैं, उसकी निकाल करके पानी में से, जब वहां पे आता है ना, बरसात का समय आता है, तो बरसात के दिन ये लोग निकलते खूब है पानी में, तो उसमें से लोग निकलते, मछली पकड़ने वाले पकड़ लेते, केकड़ा भी पकड़ लेते हैं। और उसके बाद जो है वो देखा है, धान वान लगाते समय अक्सर दिखाई देता है, वो दूसरा है।
तलहा वो भी मोलस्का का मेंबर है, तो स्नेल की तरह है, तो उसको हिंदी में तलहा कहते हैं। वो सूती देखे हो ना, आलू छीलते थे पहले उससे बना करके, सीपी की तरह, तो वो उससे निकाल करके उसका मेल तो निकल जाता था, मेन वह हमको सेल मिलता था, तो उसको ले करके फिर वो ऐसे क्या होता था, एक ओवल टाइप का होता है, उसी ओवल टाइप से जो है ले करके उसको रगड़ देते हैं। अब जैसे आपने क्या किया, ये ऐसे बना लिया ऐसे, अब जब इसको आप सरफेस को रब करोगे तो यहाँ पे सरफेस पे छोटा सा पोर हो जाता है। अब ये पोर जो है हमारे यहाँ घरों में आलू छीलने काम करता था, जिससे आज हम लोग छीलनी खरीदते हैं ना, 10 रुपया खराब करते हैं उसमें भी। तो पहले ये तालाब में या नदी किनारे मिल जाता था, लाते थे लोग और रगड़ देते थे पत्थर पे, हल्का छेद हो जाए उसी से आलू वगैरह छीलते थे, बढ़िया शुद्ध था, है ना। लेकिन अब वो भी समस्या है, चला गया बेचारा। तो अब सोचो ध्यान से, अब ये जिसके घर में देखोगे कहोगे ये देखो ये इतना पीछे है, पिछड़ा इलाका है इसका, तो इतना ढेर सारा है, उठा लाओ समझ गए, लाओ, हाँ और क्या, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, अब सोचो, देखना ध्यान से, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, ध्यान से सुनो। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो आंख जो है ऑक्टोपस की बेटा वो देखने काम कर रही थी। अब आप सोचो क्या आंख आपकी कैसे पैदा हुई होगी और उसकी कैसे, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं। सोचने से ही लग रहा होगा नहीं, वो कहाँ इनवर्टिब्रेटा, हम कहाँ वर्टिब्रेटा, वो कहाँ मोलस्का, हम कहाँ कॉर्डेटा, और मैमेलिया के इतने बड़े मेंबर हैं, सोच लो। तो दोनों की आंखों में यहाँ पे अंतर आया। तो ये हो गया हमारे पास। और एक एग्जांपल आपके सामने, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये एनालॉजी है। स्वीट पोटैटो सुने हो, अभी अभी त्योहार बीता है, गंजी वाला शकरकंद खाने वाला है। तो स्वीट पोटैटो और स्वीट पोटैटो है ना, फूड स्टोरेज कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, उस रूट का मॉडिफिकेशन है। अब पोटैटो आलू जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन पार्ट होता है, और दोनों का काम क्या हो रहा है, स्टोरेज का हो रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर दोनों की अलग हो रही है ना, ओरिजिन दोनों की अलग अलग हो गई है। स्वीट पोटैटो में स्टोरेज हुआ, रूट का मॉडिफिकेशन था, और पोटैटो में क्या था, स्टेम का मॉडिफिकेशन था। दोनों की स्ट्रक्चर भी अलग अलग थी, लेकिन फंक्शन क्या हुआ, खाते रहो काटते रहो, आलू खाओगे, हाँ आलू भी खाओगे। अब सोचो ध्यान से, ये तो हो गया क्या बेटा, एनालॉजी और होमोलॉजी, कोई टेंशन है, खत्म हो जाएगा ये पेज। ये पेज नंबर क्या है, 115 है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, यहां से ध्यान देना। ऊपर एक एग्जांपल आपके पास टेंड्रिल ऑफ बोगेनविलिया एंड कुकुरबिट्स है, क्या है, टेंड्रिल ऑफ बोगेनविलिया एंड कुकुरबिट्स। टेंडिल सुन लो ध्यान से, नहीं सुना होगा, टेंडिल जानते हो बेटा, नहीं जानते, लौकी देखे हो कभी, कोहड़ा देखे हो कभी। अब सोचो उसमें एक चीज होती है जो ऐसे लपेटती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, पतला पतला होता है ना, हरा हरा धागा टाइप का, तो वो क्या होता है, वो लकड़ी में लपेट लेता है, उसी के सहारे ऊपर वो चढ़ती है। तो क्लाइंबिंग का काम कर रहा था, तो वो उसको पकड़ के सपोर्ट देता है, फिर उसका प्लांट आगे बढ़ जाता है। तो अब उसको हम लोग नाम देते हैं टेंड्रिल कहते हैं, भूल जाओगे। तो ये पंपकिन का है, टेंड्रिल जो है यहाँ पे कुकुरबिटा, कुकुरबिटा मैक्सिमा, बोले तो कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है, पंपकिन है, याद रहेगा। तो ये यहां से आ गया। एनसीईआरटी इसलिए आपका पोस्टमार्टम करवा दिया क्योंकि आप पढ़ेंगे तो है नहीं, ध्यान देना। यहाँ पे बना है, स्ट्रक्चर बनी हुई है, देखो फिगर में दिखा, हाथ की स्ट्रक्चर दिख रही है, काउंट करोगे दिखेगा, यहाँ पे आगे 4 लिम्स हो गया, यहाँ पे ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, फिर बीच में यहाँ पे कार्पल्स हो गया है, कार्पल्स रिस्ट के लिए कह रहा है, और फिर मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस आ गया, हाथ की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे काम समाप्त कर लेते हैं, खत्म हो जाता है क्या, एविडेंस किसका, एविडेंस किसका था, कंपैरेटिव एनाटॉमी का था। समझ में नहीं आया। अब देखो मजेदार बात आ रही, दूसरे आते हैं हम लोग, अभी बहुत हमारे पास एविडेंस है, लेकिन छोटे छोटे बताएंगे आपको, अब ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ज्यादा वाला अब यहाँ पे नहीं है।
हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, लिख लो एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक से हो जाएगा एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक। देखो कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है हिंदी में, पहला शब्द का अर्थ जानो, संयोजक कड़ी। क्या कहा हमने? संयोजक कड़ी। तो पहले आपने इसको एक कड़ी बना दिया, ठीक है, संयोजक कड़ी हो गया। ध्यान से पढ़ते रहो, संडे को टेस्ट में यही चैप्टर आएगा और इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आप यहां से तैयार कर लेंगे पूरा तो आपको मजा आ जाएगा पेपर देने, मोर देन 80 सही हो जाएंगे आपके, चॉकलेट मेरी तरफ से। अब सोचो यहां से ये कनेक्टिंग लिंक मतलब संयोजक कड़ी, मतलब दो लोगों को जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे। कुछ समय पहले की बात है, पिछले साल हम लोग पढ़े थे एक टर्म जिसका नाम होता है बड़ा प्यारा सा, क्या था? शाबाश, अभी पिछली क्लास में पढ़े थे ना। वायरस को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, अरे बच्चों वाली बात है, क्लास 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं तो बोलोगे तेज से, लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या कह रहा था? मिट्टी में था, मिट्टी की तरह था, सेल में आया तो सेल की तरह काम करने लगा था। कैसे करेगा इसको हम लोग फिर सीखेंगे, कहां पे जानते हो? एड्स का वायरस है उसका मल्टीप्लिकेशन है और वो मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा कहां पे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तब तक आप इंतजार करें, समझ गए? और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैसे होता है ये सब वहां पे एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। अब सोचो वायरस यहां क्या कर रहा है? कनेक्टिंग लिंक है, कैसे हुआ जरा सोचो। जब आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़े थे तो क्या फॉर्मूला याद है भैया? ओरिजिन ऑफ लाइफ का फॉर्मूला याद है? हाँ, अ मैन ऑफ कैलिफोर्निया गेट वायरल चिकन पॉक्स। शाबाश, याद हो गया। अ मैन ऑफ कैलिफोर्निया गेट वायरल चिकन पॉक्स। ये बहुत जगह पे आपको काम देगा बेटा। देखो ये वायरस था, वायरस के लिए हम लोगों ने, वायरस हो गया। अब इस वायरस की खास बात क्या होती है? ये गेट मतलब जीन लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग न्यूक्लिक एसिड पैदा किए थे। ये न्यूक्लिक एसिड जो पैदा हुआ था कहां से पैदा हुआ था जानते हो? ये सारे लोग कैसे थे? नॉन लिविंग थे। नॉन लिविंग से आया क्या? न्यूक्लिक एसिड। अब ये भी क्या है? नॉन लिविंग है। सोचो यहां से पैदा क्या हो रहा है? वायरस। अब वायरस से जब सेल पैदा होगी तब हम लोग बोलेंगे इसको लिविंग। तो सोचो इसके और इसके बीच में ये आ रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। अब समझ गए ना? तो अगला केस यहां से देखते हैं। वायरस को तोड़ दिया आपने, नाम ढेर सारे वायरस आपके पास आ रहे थे जैसे HIV, कोरोना, और क्या आया? TMB का नाम आपने याद किया होगा, ऐसे बैक्टीरियोफेज वायरस आपने याद किया होगा। तो ऐसे बहुत वायरस आपको मिलते रहेंगे, तब तक आप आगे बढ़ते रहिए। देखो कनेक्टिंग लिंक एक दूसरे से ले आ रहे हैं आपको, फिर एक लिंक आप पढ़ चुके हैं। हाँ, कनेक्टिंग लिंक, तो यहां से नंबर आया यूग्लिना का। हो ना ना बेटा, ना 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 ना। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन हुआ करता था? शाबाश शाबाश मेरे शेरों, नाम बताए थे आपको। मीजो कैरियोट्स था। यूग्लिना क्या था? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, नोट कर लो, प्लांट एंड एनिमल। मिक्सो ट्रॉप्स हुआ करता था। कहाँ मिला था ये हम लोग? पंजाई में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का एक चैप्टर था जिसमें हम लोगों को मिला था क्या? यूग्लिना मिला था। ये प्लांट भी था और एनिमल भी था। प्लांट इसलिए था क्योंकि इसमें सेल वॉल हुआ करती है। एनिमल इसलिए होता है क्योंकि खाना नहीं बनाता है। सेल वॉल होती थी, हट।
जो लिखूं वही, हाँ। सेल वॉल नहीं होती थी, खाना बनाता सेल वॉल नहीं होती थी, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता था। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए खाना बनाता था। सेल वॉल एब्सेंट होती थी तो इसके ऊपर क्या होती थी? प्रोटीन की एक कोट होती थी, फ्लेक्सिबल नाम होता था उसका, पेलिकल होता था। तो पेलिकल की कोट चढ़ी होती थी। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस करेगा, जब खाना नहीं बनाएगा तो एनिमल की तरह काम करेगा, हेट्रोट्रॉप्स होगा। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉप्स कहते हैं। नाम आ गया क्या? मिक्सोट्रॉप्स हो गया। चलो ये भी खत्म हो गया। मीजोकैरियोट्स को मैं आपको बता चुका हूं सबसे पहले। नाम क्या था यहाँ पे मीजोकैरियोट्स का? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, हाँ, प्रोकैरियोट्स एंड, चलो ये भी खत्म हो गया। अब यहां से और कोई है? एक बड़ा प्यारा सा नाम आपके सामने ले आ रहे हैं तो कई बेटा, लेकिन अब नहीं है सब अपने यहां से। तो यहाँ पे एक नाम आया आर्कियो, आर्कियो, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, है ना? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। देखो यहां से इसका रेप्टाइलियन करेक्टर जो बातें करेंगे। देखो रेप्टाइल के यहां दांत होता है ना, टीथ, दांत होता है सांप में, फैंग्स कहते हैं उसको, काट लेता है। तो यहां से रेप्टाइल्स में टीथ होता है बेटा। चलो, लेकिन इसमें टीथ एब्सेंट होता है। तो अब सोचो यहां से बर्ड में टीथ एब्सेंट होता है, लेकिन बर्ड में क्या होती है? बीक, चोंच होती है। पूंछ किस में होती है ना? तो पूंछ कहाँ होती है? रेप्टाइल्स में, वहां पूंछ नहीं होती है। तो पूंछ का करेक्टर भी मिला इसके पास, दांत मिला था, और वहां बर्ड का करेक्टर मिल गया वहां पे। तो बंक्स मिला, वो विंग्स मिले थे, उड़ने वाले भी थे। तो पुछिया भी थी, विंग्स भी था, और दांत भी था, चोंच भी थी। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों को जोड़ने काम कर रहा है। जोड़ने का मतलब जानो, जोड़ने का मतलब कि कोई चीज किसी चीज से पैदा हुई होगी, उसी को हम कहते हैं जोड़ना। नहीं समझे? याद रहेगा? सो मत। अब देखो ध्यान से, अगला केस ये रहा, आर्कियोप्टेरिस समाप्त हुआ। तो इस तरीके से कनेक्टिंग लिंक में ढेर सारे हमको मिलते हैं। चलो एक छोटा सा और बताते हैं, आप आंसर देंगे उसका। हम लिखने जा रहे हैं, आंसर आप देंगे। यहां से हमने लिया है बैलेनोग्लासस, बैलेनोग्लासस क्या है ये? हाँ, तो इसकी जगह पे आप दूसरा टर्म भी लिख सकते हैं, हेमी कॉर्डेटा। बहुत सही। इसको कहते क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके बीच कहते हैं? बोल बेटा, बोल बोल। नॉन कॉर्डेट एंड, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। समझ में आ गया होगा ना? तो ये हो गया हमारे पास क्या? कनेक्टिंग लिंक। और भी है, अब नहीं लिखेंगे। यहाँ पे नियोपिलाइना एक होता है, एक पेरिपेटस होता है, ऐसे हैं, लेकिन अब जानना नहीं है आपको, आगे चलते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक का काम खत्म हुआ। एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, लिख लो, एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। मेरे भैया, एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर आप हिंदी जाने तो इसे कहते हैं
अवशेषी अंग। हाँ, अवशेषी अंग हैं लेकिन फंक्शन में नहीं होते, उसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उनका काम बदल गया तो उनका काम धीरे धीरे करके नहीं रहा। जैसे हमारे घरों में भी बहुत लोग रहते हैं लेकिन काम नहीं करते। ऐसे क्लासों में बहुत लोग रहते हैं, आते हैं और जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। वो खाली बैग लेके आए और बैग लेके चले गए। घर से धक्का मारे गए तो यहाँ चले आए, और यहाँ से धक्का मारे गए तो घर चले गए। यहाँ धक्का नहीं मारना पड़ता, यहाँ पहले ही भाग जाते हैं। तो अब देखो ये कौन से है? ये वेस्टिजियल है। हम लोग उनको कहते हैं खत्म, वैलिडिटी खत्म है। समझ गए ना? तो सोचो ऐसे अंग, तो लिख लेना यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन में डेफिनेशन अगर लिखना चाहे प्रेमी हो तो, ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट नॉट इन फंक्शन। तो ऐसे लिख सकते हैं ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन बॉडी बट नॉट इन फंक्शन, बट नॉट इन फंक्शन, फंक्शन में नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। आपकी आंखों में देखो जरा, अपनी आंखों में देखना नहीं, दूसरों की आंखों में देखो। तो क्या तुम दूसरे की आंख देखोगे गधा? बहुत मारे जाओगे। अरे गलत नहीं समझ रहे, तुम गलत बोल रहे हो। यूं नजरे ना फेरो मेरे हो मेरे तुम। अब देखो ध्यान से, नजर में देखना, आंखों में मिलेगी आपको एक निकटेटिंग मेम्ब्रेन। निकटेटिंग मेम्ब्रेन हमारी आंख में देख के क्या पाओगे तुम? अब देखो ध्यान से, निकटेटिंग मेम्ब्रेन मिलती है, निमेषक पटल कहते हैं किनारे। क्या होती है? निमेषक पटल होती है। अब ये अवशेषी हो गई है, पहले ये फंक्शन में रहती थी, प्रोटेक्शन का काम करती थी, है ना? जब हम लोग जल वाले हुआ करते थे, समझ गए? अरे पहले जल से ही सब लोग आए हुए हैं धरती पर। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, इसका फंक्शन जो है वो कम होता चला गया, और अब ये बेचारी बच गई मात्र किस रूप में? अवशेषी रूप में है, चली जाएगी वो छोटी सी। अब देखो यहां से, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आपको बता दें। अरे तो अब फंक्शन में नहीं है ना बेचारी, कहां बड़ी सी फैली हुआ करती थी। तो अब सोचो एक और खास बात यहाँ पे अपने अंदर एक और होती है, उसका नाम होता है वर्मी फॉर्म। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। कॉपी में कभी कभी आपके अपेंडिक्स लिखा होता है, कहा? कॉपिया में ऊपर लिखा नहीं होता अपेंडिक्स सबसे पहले, वो दूसरा है। अब सोचो वो दूसरा है, यहाँ अपेंडिक्स दूसरा है। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है। दुख की बात है इन लोगों ने काट दिया चैप्टर। क्या काटा? एनटीए वालों की दुश्मनी थी, डाइजेशन ही काट दिए। मुझे लगता है जिसने काटा होगा उसका डाइजेशन बहुत डिस्टर्ब होगा, तो सोचा होगा इसको हटा दिया जाए, फुर्सत मिल जाएगी डाइजेशन से, है ना? लेकिन डाइजेशन तो चलेगा बेटा। तो उसमें हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन थी। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या मिला था आपको? सोचिए, यहां पे मिला था सीकम, और एक मिलेगा कोलन, और एक मिलेगा रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। हे भैया, इस सीकम की आउट ग्रोथ कर दो यहाँ पे। आउट ग्रोथ का मतलब होता है वाह वृद्धि, है ना? चलो जैसे हम ले आ रहे हैं, आपको मैं ऐसे बताऊं, एक ऐसे ट्यूब आ रही है, ऐसे करके ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे। अगर यहां से एक इसकी आउट ग्रोथ आपने ऐसे बना दिया, तो आउट ग्रोथ जो होती है उसका नाम होता है क्या? बोलो। इसी आउट ग्रोथ का नाम होता है अपेंडिक्स।
क्या नाम होगा? अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। हिंदी बताएं? कृमि रूप परिशेषिका। इंग्लिश 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 लिख दे रहा हूं यहां पे इंग्लिश में नाम। इसका नाम है कृमि रूप परिशेषिका। परिशेषिका। जीआईसी वाले ध्यान दो। कृमि रूप परिशेषिका। हाँ कृमि है। कृमि का मतलब जानते हो ना? हेलमिंथ जैसे होता है। हेलमिंथ। हेलमिंथ मीन्स होता है कृमि। अब तुम क्रीमी बोल रही हो, CRE वाला है, हम ये वाला KR बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? कृमि रूप परिशेषिका होती है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। बेचारी जानते हो क्या करती थी? सेलुलोज का पार्टिसिपेट या हेल्प्स इन सेलुलोज डाइजेशन। सेलुलोज डाइजेशन। तो अब ये भी नहीं रहा। आदमी पहले हर्बीवोरस था, धीरे धीरे करके क्या हुआ? अब तो सब कुछ खाने लगा है, तो ये काम इसका धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा है, तो ये भी चली जा रही है। तो ऐसे हमारे पास क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। इसी में धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? अब तो हेयर का भी नाम आने लगा है वेस्टिजियल ऑर्गन में। हाँ, हेयर का भी नाम धीरे धीरे करके आने लगा है। अब सोचो, फंक्शन खत्म होता जा रहा है, ठंडी खत्म होती जा रही है, अब गर्मी आ रही है। अब देखे ध्यान से, ठंडी कहाँ पड़ी देखो इस साल? 4-5 दिन पड़ी बस। उसके बाद तो फिर मौसम ऐसी धूप हुई है ना इस समय, जैसे लग रहा है सूख जाए इंसान। तो आइए अगला केस देखते हैं यहाँ बेटा। एविडेंस फॉर इवोल्यूशन में आगे को बढ़ाते हुए वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, लिखो एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स। देखो फॉसिल्स की बात करते हैं, बड़ा प्यारा सा टर्म है फॉसिल। अच्छा, फॉसिल समझना है आपको, तो इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत सालों से धरती के नीचे दबे हुए हो, है ना, और डिकम्पोज हो रहे हो, फिर उनको हम लोगों ने क्या किया? निकाला। अगर तो उनकी स्ट्रक्चर देखी तो उनसे पता लगता है कि हमारी स्ट्रक्चर से मैच कर जाता है। कभी कभी याद रखिएगा, कुछ ऐसे लिविंग है इस समय जिनकी स्ट्रक्चर उनके कुछ दूर के एंसेस्टर से डायरेक्ट मिल रही, उनका फॉसिल रिकॉर्ड मिला हुआ है, तो उनको हम लोग बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो आपको ये बात याद रखनी है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा नीट कि व्हाट इज लिविंग फॉसिल, एक्सप्लेन इट ना, वो पूछेगा एग्जाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल। तो आपसे पहला सवाल यहाँ पे लिविंग फॉसिल की बात किया, तो लिविंग फॉसिल मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल आए, आपके सामने लिखा होगा वहां पे कॉकरोच। मिला है कभी? अरे पढ़े नहीं हो आर्थ्रोपोडा? तो उसमें कॉकरोच भी हमारा लिविंग फॉसिल है। ऐसे ही एक आपके पास है टौटारा, TAUTARA, छिपकली सुने हो? छिपकली, उसका नाम टौटारा। इसका प्यारा सा नाम होता है स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन, ये है टौटारा। कॉकरोच हो गया, टौटारा स्फिनोडॉन हो जाता है। ये होते हमारे पास लिविंग फॉसिल। हे, एक नाम और होता है, उसे कहते किंग क्रैब होता है। ये भी क्या होता है? लिविंग फॉसिल होता है। चले, और एक मछली भी होती है लिविंग फॉसिल, दादा मोहनलाल, फियरलेस लेफ्टिनेंट, डिवोनियन पीरियड, मिलेनिया, है ना, मोहनलाल, मिलेनिया और लेटिमेरिया। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मिलेनिया और लेटिमेरिया। अब आप सुनेंगे ये कौन सा नाम ले आ रहे हैं भैया? ये फिश है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा,
दादा मोहनलाल फियरलेस लेफ्टिनेंट, उसमें आपको ये सिखाएंगे। तो ये सब हमारे पास क्या है, लिविंग फॉसिल है। कभी एग्जाम में आएगा तो ठक से ठोक देना। जी। अब देखो ध्यान से, ये लिविंग फॉसिल हो गए हमारे पास। जरा सोचो फॉसिल में क्या होता है। एक आपके पास ले आ रहा हूं, उसे कहते हैं पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल। हे फादर कौन है? फादर इसके कौन है? लियोनार्डो डा विंसी, लियोनार्डो डिविंसी, डी विंसी। इसका नाम सुने हो? लियोनार्डो डी विंसी पेंटर था। हाँ, लियोनार्डो विंसी की पेंटिंग आती है, जैसे पिकासो की पेंटिंग होती है, ऐसे ये भी पेंटर थे भैया। ये फादर हो गए हैं। हे मॉडर्न जो है वो कौन है भैया? क्यूबियर। मॉडर्न कौन है? मॉडर्न फादर की बात करें अगर, तो इसका नाम होता है क्यूवियर, VIER। तो इसका भी नाम याद कर लेंगे। मॉडर्न वाले में क्यूवियर आएगा। अब फाउंडर अगर आएगा ना, मॉडर्न फाउंडर, तो फाउंडर भी आप यहाँ पे याद करेंगे कौन है? क्यूवियर होता है। तो यहाँ से ये फादर हो गया, ये फाउंडर हो गया, कौन? क्यूवियर हो गया। पैलियंटोलॉजी में आपको मैंने फिर पढ़ाया हुआ था, याद नहीं आ रहा है, उसका नाम होता है पैलिनोलॉजी। एक का नाम होता है पैलिनोलॉजी। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, कहीं आंसर गड़बड़ा न जाए, इसलिए ध्यान से देखो। पैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ क्या होता है? भूल गए, शाबाश, पॉलन ग्रेन्स। और एक नाम पैलियंटोलॉजी, और एक नाम पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी, और एक नाम पैलियो जूलॉजी है, पोलियो, स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स। फॉसिल एनिमल। इतना आसान है फॉसिल एनिमल्स, एनिमल्स याद रहेगा जी। पक्का। फॉसिल वाले जा रहे हैं धीरे धीरे करके, बस इनके पास एक एग्जांपल लेके हम आ रहे हैं। है यही है, क्यों अरे मिटा दे क्या फादर, ये मॉडल लिखा हुआ है इससे पहले, लेकिन भैया चलो चलो पढ़ते रहो। पैलियंटोलॉजी, पैलियोबॉटनी, एग्जाम्पल लिख लो यहां से फॉसिल का, जो आप पढ़ चुके हैं उसी में आपको निपटा देते हैं। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था क्या? अरे आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ा हुआ है भैया, आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है ना, क्या होता है? आर्कियोप्टेरिक्स, इसका एग्जाम्पल लिख देना। किसका है ये? फॉसिल का है। तो इसका जो फॉसिल रिकॉर्ड शो कर रहा है, किसके? जो करेक्टर्स आ रहे हैं वो कहां से पता चले पता है? फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स के। सुना था हम लोगों ने किसके किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है? रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, याद रहेगा। ये था आपका एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। कई एविडेंसेस हम लोगों ने देखा है, जिसमें से होमोलॉजी हो गई थी, एनालॉजी हो गई थी, बायोलॉजिकल हो गया था, जिसमें बायोजेनेटिक लॉ पढ़े थे, हैकेल्स रूल था ना यहाँ पे, उसका नाम क्या था? रिकैपिटुलेशन थ्योरी, या ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी हो गई थी। और यहाँ पे एविडेंस हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन से पढ़ लिए थे। एविडेंस हम लोग किस में आ गए थे? फॉसिल में आ गए। एविडेंस हम लोगों का आ गया कनेक्टिंग लिंक से आ गया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे एविडेंस पढ़ लिया, साथ में मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन पढ़ लिया था। तो अब आप एनसीईआरटी के जो पेजेस थे उनका आपने पोस्टमार्टम शायद कर लिया होगा। एक बार हम आपको स्टार्टिंग से बता दें, पढ़ने के काबिल आप बन चुके हैं। पेज नंबर 110 था, 111 था, नोट कर देखें। 111, 110 था, 112 हो गया था, 113 हो गया था। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे।
इसके बाद हमारे पास आ रहा है पेज नंबर 115, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसके बाद आगे आया 116, इसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या, इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में, वो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ था, ये भी आपका समाप्त हो गया था। इसका जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें से एक सवाल आया हुआ था नीट में, उसमें आया था एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की बात किया था। तो एंथ्रोपोजेनिक बिहेवियर मतलब वहां पे ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं। तो आदमी अगर कुछ बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की बात करते हैं। और एक था वहां पे नेचुरल सिलेक्शन का। तो डायरेक्ट यही लाइन आपके सामने क्वेश्चन बन करके आई हुई थी। अगला केस आया एडेप्टिव रेडिएशन का था, यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी सीखा हुआ था। फिर हमारे पास आया यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन 119 पे, और ये रहा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, इसको भी आप पढ़ेंगे। यहाँ जहाँ टेंशन होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार। बचा आपके पास क्या, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, और उसके बाद आ रहा है क्या, जियोग्राफिकल टाइम स्केल। तो कल हम लोग इसमें हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कहा था ये सुना दे रहे हैं। हार्डी वीनबर्ग भैया ने कहा था जीन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। न्यूमेरिकल करा देंगे आपको, यहाँ से जीन की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने कांस्टेंट कह दिया था। कैसे होती है कांस्टेंट, कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसको प्रभावित करने वाले, तो उन फैक्टर्स में आपको हम बताएंगे। जैसे हुआ क्या, किसी एक जगह पर जो है, भैया ने बताया कि किसी एक जगह पर कई लोग रहते हैं ना, तो इनका जो जीन पूल होता है, मतलब इनके अंदर, सबके अंदर जो जीन होता है उसको इकट्ठा मिला कहेंगे क्या, जीन पूल। उस जीन पूल में जो जीन की फ्रीक्वेंसी है एक्सप्रेस करने वाली, प्रदर्शित करने की, वो हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, तब तक जब तक उस पे कोई फैक्टर काम ना करे। डार्विन ने कहा चेंज हो रहा था नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन चेंज तब हुआ जब उसके अंदर क्या हुआ था, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा, तभी तो रंग बदलेगा, म्यूटेशन होगा तभी तो परिवर्तन होगा। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी में आप परिवर्तन करते हैं। याद करिए वो दिन याद है आपको जब आप फिजिक्स में पढ़ा करते थे, कौन सा, लॉ ऑफ इनर्शिया। जब कोई वस्तु गतिमान है, गतिमान अवस्था में तो गति करना चाहती है, और जब कोई रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, जब तक कि ऊपर कोई फोर्स न लगाया जाए। धक्का मार मार मार, धक्का मार, समझ गए। तो कुछ धक्का प्लेट होते हैं, कहते हैं उनको, धक्का मार के चलते हैं, जैसे आप लोग हैं नहीं। अब सोचो ध्यान से, तो ये जीन पूल कहा इन्होंने कि एक जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट रहती है जब तक कि मुन्ना ना आए। कौन ना आए, मुन्ना, और मुन्ना के आगे लगा देना जी, तो इसे कहते हैं मुन्ना जी क्यूब। मुन्ना जी क्यूब में आपके पास आ रहा है, यहां से सोचो, म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है यहाँ पे, और क्या होता है, जीन माइग्रेशन है, जीन माइग्रेशन के साथ जीन का फ्लो होता है, जीन फ्लो नहीं, जीन माइग्रेशन को ही हम लोग कहते हैं जीन का फ्लो। और एक होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, याद आया। तो ये रहा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया था। तीन चीजें यहाँ पे आ गई हैं, नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे आ गया, म्यूटेशन यहाँ पे आ गया। इन्होंने कहा था कि जीन की फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है, और उसमें तब तक नहीं चेंज आता है जब तक ये फैक्टर काम ना करें। तो कल हम लोग इसको डिस्कस करके इस पे न्यूमेरिकल्स लगा करके फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन, और उसके बाद आएगा ह्यूमन इवोल्यूशन। मींस अभी आपको 2 लेक्चर हमारे साथ बिताने पड़ेंगे। कौन कौन से, अगला और देन उसके बाद अगला, फिर ये पेजेस आपके समाप्त हो जाएंगे और ये चैप्टर भी आपका समाप्त होगा। संडे को आप पेपर दोगे, समझ गए ना, कोई टेंशन नहीं है। और कोई पूछना और पूछ लो। धन्यवाद।